पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल की है। नेपाल में एक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन ने तख्ता पलट करवा कर रख दिया। सरकार गिरी केपी शर्मा ओली की और उसके बाद सुशीला कार्की वहां की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई। ये जो आंदोलन हुआ है, इसमें ज्यादातर युवा नजर आए और इसीलिए इसे नाम दिया गया जेन जी रिवॉल्यूशन। हालांकि इसमें ज्यादातर युवा थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे युवा ही थे। इसमें वो लोग भी शामिल हुए थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। इसमें वो लोग शामिल हुए थे जो पॉलिटिकल सिस्टम से परेशान थे। लेकिन इसे नाम दिया गया जेन जी रिवॉल्यूशन और इस जेन जी रिवॉल्यूशन ने नेपाल में सत्ता पलट दी। अब देखिए, स्कूल ड्रेस में बच्चे थे, बैग लेकर उनको बुलाया गया था ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जा सके कि स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने इस तरह के प्रोटेस्ट को अंजाम दिया। अब सवाल उठता है कि आज एक बार फिर से नेपाल का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं। नेपाल का जिक्र करना इसलिए लाजमी हो जा रहा है क्योंकि ये जो तस्वीरें आप नेपाल से देख रहे हैं, इसी तरीके की तस्वीरें भारत में दिखाई दे, ये उम्मीद किया जा रहा है कई नेता, राजनेताओं के द्वारा। भारत में ऐसे कई तबके हैं जो रहते भारत में हैं, जो खाते भारत का है, जो कमाते भारत में है, लेकिन जब बात आती है समर्थन करने की तो भारत का समर्थन कभी नहीं करते। ये वो लोग हैं जो भारतीय सेना पर भी सवाल उठाते हैं। सरकार पर तो चलिए इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि इनकी विचारधारा सरकार से मैच नहीं करती, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाना, हर उस एक चीज पर सवाल उठाना जो भारत के विरोधियों को फायदा पहुंचाए, क्या जरूरत है ये सारी चीजें करने की। आज राहुल गांधी के उस ट्वीट पर हम बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। जब से उन्होंने ट्वीट किया है तब से लेकर अब तक, जब तक मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं, लोग एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने ट्वीट किया, समझ में आता है, लेकिन उस एक शब्द का इस्तेमाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। और शायद इसलिए इस ट्वीट को देखने के बाद बीजेपी नेता लगातार आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी को खतरनाक इंसान भी बता रहे हैं। आइए सबसे पहले वो ट्वीट देखते हैं। राहुल गांधी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। और इसी के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की तस्वीर है जिस पर भारतीय तिरंगा तो दिख ही रहा है, साथ ही लिखा है डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। 18 सितंबर 7:05 पर शाम को उनका ये ट्वीट आता है और ये सिर्फ ट्वीट मात्र नहीं कहा जा रहा है, इसे विवादित ट्वीट कहा जा रहा है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन असल में वो खतरे में डाल रहे हैं लोकतंत्र को। जो कर्नाटका हाई कोर्ट में बाकायदे इसका एक इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है, मैं उसका थोड़ा सा कर्नाटका उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति आर देवदास की अध्यक्षता ने कोलार जिले के मालूर निर्वाचन क्षेत्र का विरोध करने वाले कांग्रेस विधायक के वाई नेवेगौड़ा के चुनाव को 2 दिन पहले ही 25 को रद्द कर दिया और 2023 के विधान में डाले गए मतों को पुनर्गणना का आदेश दिया। है तो चल रहा है। अब देखिए, जागरण अखबार लाओ, खबरों में छपा है, राहुल जो जानकारी मांग रहे हैं वो 2 साल पहले दे दिया गया। तो भाई, अगर आपकी सरकार काम नहीं करती है तो आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? किस पर और क्यों आरोप लगा रहे हैं? मित्रों, हमारा स्पष्ट आरोप है। 3, राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता उनको वोट नहीं देती, वो हार जाते हैं और वो मानते हैं कि देश पर राज करने का पट्टा तो उनको ही चाहिए, परिवार को मिला हुआ है। तो समस्या, जनता उनको वोट नहीं देती तो वो क्या करें।
इसीलिए वो 14 के मोदी जी के चुनाव को फर्जी मांग रहे हैं, बता रहे हैं, 19 को फर्जी बता रहे हैं, 24 को फर्जी बता रहे हैं। ये सब वोट की गड़बड़ी जीते हैं। राहुल गांधी जी कृपया करके देश के मतदाताओं के विवेक का अपमान करना बंद करिए। राहुल गांधी, प्लीज स्टॉप abusing the democratic choice of the voters of India. 99 करोड़ वोटर है ना। अगर आपको वोट नहीं मिलता और आपकी करनी के कारण नहीं मिलता और ऐसा करिएगा तो और नहीं मिलेगा। कृपया करके आप देश के मतदाताओं का अपमान करना बंद करिए। दूसरा, आपको याद होगा उन्होंने कुछ समय एक बात कही थी कि मेरा स्टेट ऑफ इंडिया से लड़ाई है। याद होगा, बहुत चर्चा बनी थी। वो मोदी की सरकार से लड़ सकते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया में तो पूरा देश आता है ना, सरकार आती है ना, मीडिया आता है, कोर्ट आता है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए? वो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी तो खैर छोड़ दीजिए, वो संसद का अपमान करते हैं, वो कोर्ट का अपमान करते हैं। और वो तो आप लोग को ही बारे में कहते हैं मीडिया बिका हुआ। याद है ना, उनका पब्लिक स्टेटमेंट है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था, ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। करें कि हम कलम बांट रहे हैं, दिवाली हथियार बांटते हैं। लगता है पिताजी वाली बात, पिताजी वही जो काम करते थे, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। कलम फेंक रहे थे तो कलम फेंके नहीं, पहले कलम का उपयोग अपने कर लें, तब दूसरों को कलम के विषय में बताएं। वीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा है कि मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर सब जगह नियमित राष्ट्रगान होना चाहिए। राष्ट्रगान में क्या आपत्ति है? ये राष्ट्र के आराधना के रूप में राष्ट्रगान गाया जाता है और राष्ट्र के बगैर सब चीज अधूरा है। इसलिए राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की महिमा होनी ही चाहिए। कुछ लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इन सब पर न जाते हुए सीधे मैं आपको वो ट्वीट्स दिखाने वाला हूं, वो रिएक्शंस दिखाने वाला हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और राहुल गांधी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। आइए सबसे पहले अभिषेक तिवारी का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो लिखते हैं कि स्पष्ट और साफ संदेश है इस निर्लज का। ये देश में आग लगाना चाहता है और खुले शब्दों में कह रहे हैं, दम हो वो आग लगाने की कोशिश करके देख लें। भगवान परशुराम की सौगंध है, नाम मिटा देंगे उसका इस धरती से। लगाओ मेरे देश में आग, फिर देखो हम क्या करते हैं। अगले यूजर हैं विजय, इनका नाम है। ये लिखते हैं कि देश के युवा, देश स्टूडेंट्स, देश की जेनजी ने संविधान 2014 में ही बचा लिया था। तुम जैसे भ्रष्टाचारी पार्टी को सत्ता से बाहर निकालकर। एक अन्य यूजर है तृप्ति गर्ग नाम है उनका, वो लिखती हैं कि देश के जेनजी इज द लाइन यू हैव एडेड, hoping for the same Nepal like situation in India. You are dangerous for this country and this is the reason you will never become PM. सतीश गढ़िया हैं, वो लिखते हैं कि राहुल गांधी ने
जानबूझकर जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि नेपाल के मौजूदा हालात को देख के इसके मन में उम्मीद जगी है। इसलिए ये भारत में किसी भी तरह अराजकता का माहौल बनाना चाहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि भारत 2014 में ही संविधान और लोकतंत्र दोनों को बचा चुका है। रमेश चौधरी नाम के यूजर ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि मैं बताता हूं कि तेरे साथ कौन खड़ा है कौन नहीं। लोकतंत्र तोड़ने की मंशा रखने वाला कभी लोकतंत्र का पहरेदार नहीं हो सकता है। न तेरे साथ देश की जनता खड़ी है, न तेरे देश का युवा खड़ा है, न तेरे साथ देश के छात्र खड़े हैं, न तेरे साथ देश के जेनजी खड़े हैं। तेरे साथ सोरेस खड़ा है, तेरे साथ देश तोड़ने वाले देशद्रोही खड़े हैं, तेरे साथ विदेशी ताकत जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं वो खड़े हैं, तेरे साथ भ्रष्टाचारी खड़े हैं जो सत्ता मिलने पर लूट मचाते हैं, तेरे साथ वो परिवारवादी नेता खड़ा है जो अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं चाहता है। एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है कि इसको कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। इस अधर्मी की मंशा अपरोक्ष रूप से नेपाल जैसी अराजकता भारत में लाने की है, लेकिन ये महामूर्ख राहुल गांधी भूल रहा है कि ये भारत है और भारत कभी अराजक नहीं हो सकता। यही युवा, यही स्टूडेंट्स और यही जेनजी भारत में और अराजकता हिंसा फैलाने के खिलाफ राष्ट्र प्रहरी के रूप में सदैव खड़े रहेंगे। और इसी के साथ राहुल अराजक हैशटैग का उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। सिंगरौली बीजेपी से पूर्व मंडल उपाध्यक्ष अपने आप को ये शख्स बता रही हैं। डिपेंड ये नहीं कर रहा है कि कौन किस पद पर है या कोई बीजेपी का नेता है या कोई जेनजी ये ट्वीट कर रहा है। सवाल ये उठता है कि इस ट्वीट को जब किया गया होगा, क्योंकि राजनीति में ना कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता है, बहुत प्री प्लानिंग से चीजें होती हैं। अगर आप एक ट्वीट भी कर रहे हैं और बहुत बड़े राजनेता हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो सारी चीजें देखकर संभल कर लिखी जाती है। कही जाती है कि क्योंकि सामने वाला इस बात को जानता है कि जब ये लिखी जाएगी तो कहां तक जाएगी। युवा आपने जोड़ा, आप पहले से युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, आप युवाओं का जिक्र पहले भी करते रहे हैं, स्टूडेंट्स का आपने जिक्र भी किया है, लेकिन आप जेनजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी के लिए इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैंने आपको वो ट्वीट्स पढ़ करके बताया है, मतलब मैं ये बातें नहीं कह रहा हूँ, वो ट्वीट्स हैं, ये भाषा है लोगों के। हो सकता है ये ट्वीट्स जेनजी ही कर रहे हो जो राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं कि आप जेनजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए क्या बताना चाह रहे हैं। और ये सवाल सबका है, देश के हर एक नागरिक का, कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जेनजी शब्द का पर्टिकुलरली इस्तेमाल क्यों किया है। क्या लगता है उन्हें जेनजी रिवॉल्यूशन जिस तरीके से नेपाल में हुआ, ऐसे ट्वीट करके वो भारत में भी इसे भड़का सकते हैं? ये सवाल लगातार उठ रहा है और ऐसे में राहुल गांधी का एक बयान भी वायरल हो रहा है कि देखिए, बीते दिनों राहुल गांधी सुबह से लेकर शाम तक चर्चा का विषय बने रहे हैं। चर्चा का विषय इसलिए भी क्योंकि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ पर वो कई मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपके पास सबूत है ना, सारे ब्लैक एंड व्हाइट सब कंप्लीट है, तो क्या आप कोर्ट जाएंगे? तो वो लीडर ऑफ ओपोजिशन अपने आप को बताते हैं और सरकार पर दबाव बनाने तक की अपनी भूमिका निश्चित कर देते हैं। और यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि सबूत तो है, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हल्ला क्यों काट रहे हैं। राहुल गांधी का वो सबसे पहले वायरल बयान आप सुनिए। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, हु लव्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज माई ड्यूटी टू पुट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कुछ करना चाहते हैं वो करेंगे। उनमें भी बहुत लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सरप्राइज हो रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से लोग आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बढ़ रहा है वो।
तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन ये जो जेनजी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि जेनजी है क्या। देखिए 1997 से लेकर 2012 तक में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो जेनजी कहला रहे हैं। उससे पहले वाली जो जनरेशन है यानी 15 साल और उससे पहले चले जाइए तो उन्हें मिलेनियल कह रहे हैं। और इसी तरीके से 15-15 साल पर या 14-15 साल पर डिवाइड कर दिया गया है ग्रुप में। फिर अल्फा और फिर उसके बाद की जनरेशन आएगी। ये जो जेनजी है जिनकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के बताए जा रहे हैं, तो आज के नौजवान हैं उनको जेनजी कहा जा रहा है, यानी कि जनरेशन जेड या जी। देश का भविष्य इन्हें कहा जा रहा है और इन पर पॉलिटिकली नेताओं का भी बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है जब से नेपाल में अराजकता देखी गई है। अब आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जेनजी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय। और साथ ही साथ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, तो क्या आप राहुल गांधी के साथ हैं? और अगर आपके माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी बताइएगा कि आप किसके साथ हैं और क्या आपके बच्चे राहुल गांधी को पसंद करते हैं या फिर किसी और नेता को। इस ट्वीट का आपके लिए क्या मतलब है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।